कि भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो, मारेंगे घर में घुस के। यही ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया। वो सब जाते फिरते रोते सबके सामने कहते मोदी ने बहुत मारा था। So, you know, these are ओसामा बिन लादेन ने वो 2 जहाज जो थे उड़ा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डाल दिए थे। क्या मालूम अगर एक के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब रख देते तो कयामत आ जाती। उसने कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ ले गया था नूर खान एयरबेस में, तो यूरेनियम उस लेवल तक गया है कि बॉम्ब बनाया जा सके। अब ये पाकिस्तान कर रहा था अपने लिए या फिर कर रहा था अमेरिका के लिए कि वहां पे रिएक्टर फटा है और बहुत रेडिएशन लीक हुई और जो अंदर लोग थे वो सब खत्म हो गए, वो बिल्कुल जल के राख हो जाते। पाकिस्तान के जो राक्षस मंत्री हैं, क्या नाम है उस आदमी का, भूल गया, जो रक्षा मंत्री, राक्षस मंत्री, उसने कहा था कि 30 साल से तो हम पाकिस्तान की सारी बदमाशियां हम खुद करते थे। पिंजड़े वाली मुनरिया जो है, फूल मार्शल मैड मुल्ला मुनीर, वो उनकी परेड में भी जा रहा है जो राष्ट्रीय दिवस पर होती है 4 जुलाई को। अमेरिका ईरान को ठोकना चाहता है, तो शायद वो पाकिस्तान में जो उसका सामान है उसका प्रयोग करेगा, वो सब खत्म हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास नहीं है। हर ड्राइवर, हर सिपाही, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये करेंगे। अब कोई नहीं। तो भारत को तो फिर सोचना पड़ेगा कि हम यूएस का वेपन लें या ना लें। हम देखते हैं कि हमारी फौज के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा होगा। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका डीएनपी इंडिया पर है और हमारे साथ हैं दीपक सर। दीपक सर देश के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और दीपक सर तब से चर्चा में हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में एक कहानी पाकिस्तान सुना रहा है, सच्चाई हमारी सेना बता रही है, हमारी सरकार बता रही है और वेस्टर्न मीडिया भी इस पर तरह तरह की कहानी बता रहा है। लेकिन एक ऐसी बात जो केवल दीपक सर बता रहे हैं, वो तमाम पॉडकास्ट में बता रहे हैं, तमाम इंटरव्यूज में बता रहे हैं और क्लेम इतना बड़ा है जो दीपक सर से ही वो कहानी सुनी जानी चाहिए। सर, क्या पाकिस्तान अब न्यूक्लियर स्टेट नहीं है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो मैं बांट रहा हूँ, जो जानकारी मैं दे रहा था, हमारा एक इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कुछ रिटायर्ड अमेरिकन जनरल्स हैं, CIA के हैं, उसमें एम्बेसडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, और हम लोग मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। यूरोप में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। अब जो मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये बताया, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कहते हो कि वो एक अब्दुल कादिर खान था, उसने पाकिस्तान का एटम बॉम्ब बनाया थे, बकवास करते हैं। एक आदमी नहीं बना था। अगर मैं आपको कहूं कि आप ललित साहब जाके मोटर कार बना दीजिए, तो फिर आप अकेले ना तो उसके टायर बना पाएंगे, ना रिम बना पाएंगे, ना उसका शीशा बना पाएंगे, ना सीटें, सारा कुछ एक आदमी करता नहीं है। पूरा इकोसिस्टम होता है जो पाकिस्तान के पास नहीं था। मेरा मानना है, ये जो AQ खान की बात करते हैं, वो तो हीरा मंडी का की नौटंकी थी, जो उसका नाम ले लिया और इसको बोला तो बड़ा मशहूर हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन उसके बस का नहीं था इसको बनाना, उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। बनाया जो है इन्होंने, जो पाकिस्तान ने रखा और क्लेम किया है, मेरा अपना मानना, मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स यही कहते हैं कि ये अमेरिकन बॉम्ब्स हैं। पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है न्यूक्लियर आर्सेनल को रखने के लिए, और अमेरिका उस पर भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, आपको ये भी मालूम होगा कि जो वो था, क्या नाम था, उसामा सन ऑफ लादेन, जब उसको मारा था तो वो कहाँ पे मिला था, और वो नंबर 1 एनिमी था। और अमेरिका को ये मालूम है पाकिस्तान दुगना खेल खेलता है, दोगला खेल खेलता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, मुझे कुछ कहता है उनको कुछ कहता है। सो उन लोगों का कहना है, और मैं उनके साथ सहमत हूं, जो मेरे मित्र हैं, कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स अपने बनाए और रखे। ये ना हो कल जाके किसी आतंकी संगठन को दे दे, और जिस तरह ओसामा बिन लादेन ने वो 2 जहाज जो थे उड़ा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डाल दिए थे, क्या मालूम अगर एक के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब रख देते तो कयामत आ जाती। तो ये उनका मानना है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता है, 1 जनवरी को हम कहते हैं भाई ये मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ये तेरी हैं, और तू इनको मत ठोकना, मैं तेरे को नहीं ठोकूंगा। लेकिन फिर पाकिस्तान बेईमानी करता है, हमारा तो है सत्यम एव जयते, हम तो सच कहते हैं। और वो क्या करता है कि अपनी तरफ से झूठ बोल के उसने कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ ले गया था नूर खान एयरबेस में। और नूर खान एयरबेस में रिएक्टर की जरूरत होती है बिजली उत्पादन के लिए, और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जो घूमती जाती है, यूरेनियम और शक्तिशाली होता है, तो यूरेनियम उस लेवल तक ले आए कि बॉम्ब बनाया जा सके। अब ये पाकिस्तान कर रहा था अपने लिए या फिर कर रहा था अमेरिका के लिए, ये कहना इस समय बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट अमेरिका में भी बहुत कंट्रोल्स है उसके ऊपर। और जिस तरह से यूक्रेन में भी वो जो कहते थे
रिसर्च करता था अमेरिका ये पैथोजेन जो वायरस होती है उसको और शक्तिशाली बनाने में, क्योंकि अमेरिका में नहीं कर सकते। वहां पे कोर्ट्स ने, कचहरियों ने प्रतिबंध लगा रखे। उन्होंने कहा यूक्रेन में एक चमचा मिल गया, उसी तरह से पाकिस्तान में एक हमारा वफादार नौकर मिल गया है। तो ये जो हो रहा था शायद हम लोगों को मालूम नहीं था। अमेरिकन कहते हैं कि आपको नहीं मालूम था, आपने वहां पे ब्लास्ट किया, आपने नूरखान एयरबेस को बॉम्ब किया, और कहते हैं कि एक छोटे से वेंटिलेशन का जो डक्ट होता है उसके थ्रू बॉम्ब किया, और कई 100 पाकिस्तानी अंदर काम कर रहे थे, वो सब के सब खत्म हो गए। इसीलिए जो सैटेलाइट पिक्चर्स आप देखते हैं, एक तो टोटल पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, दूसरी जब अंदर गया तो वो न्यूक्लियर जो रिएक्टर था, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें कहते हैं कोर मेल्ट डाउन हुआ। मेल्ट डाउन का मतलब फुकुशिमा में यही हुआ था, चेरनोबिल में भी जब मैं उस एरिया में था 1987 में हुआ था, तो न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आ जाता है। इसीलिए माना जाता है कि इजिप्ट से वो बोरॉन कार्बाइड मंगवाया गया जहाजों में, उसको स्प्रे किया जाए। फुकुशिमा में भी यही किया था, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर पानी की कमी होती है तो रिएक्टर का जो कोर होता है, अंदर का हिस्सा गर्म हो जाता है, वो फट जाता है। तो मेरा मानना यह है, जो ये लोग जिन्होंने मुझे ये कहा है, जितना मैंने इसके बारे में सोचा है, कि ये शायद सही है कि जो चीजें वहां पे पड़ी हुई थी और जो बुरी तरह से बर्बाद हो गई, जो अंदर थी, उसके बाहर भी इर्द गिर्द शायद उस जो एरिया था उसके बाहर जो सामान था वो भी शायद अमेरिका का था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक अमेरिका का जहाज भी उड़ा बहुत जल्दी देखने के लिए कि भाई कितनी रेडिएशन है, मेजर करने के लिए। फिर तुर्की का एक जहाज आया, सुबह उनका एक ट्रांसपोर्ट प्लेन, अमेरिकन ट्रांसपोर्ट प्लेन, तो उसने कहा कि मैं तो रिफ्यूलिंग करने आया। और टाइगर तो तुर्की से इस्लामाबाद रिफ्यूलिंग क्यों करने गया, क्या मिला तेरे को, वापस क्या ले जा रहा है, उसका किसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं कि वहां पे रिएक्टर फटा है और बहुत रेडिएशन लीक हुई, और जो अंदर लोग थे वो सब खत्म हो गए, वो बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं, उनके जिस्म को बाहर निकालना संभव नहीं है, पता नहीं लगेगा ये किसकी राख है। तो फिर क्या किया कि सैटेलाइट फोटोज के जरिए पहले दिन आप देखेंगे कि वहां पे पूरी बिल्डिंग थी, उसके कुछ दिन के बाद जब हमने हमला किया बिल्डिंग फ्लैट हो गई, और कुछ दिन के बाद पाकिस्तानी ने फैसला किया इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो सीमेंट डाल के और ये करके उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अब आप कहेंगे, और ये फिर मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड ने मुझे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता की थी, मैंने बात की थी, मेरे करके रुक गया है। वो इसलिए कह रहा है, मेरा मानना है और मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स का भी मानना है, वो इसलिए कह रहा है कि हाँ उसने बात की थी, लेकिन शायद उसके लोगों ने बात हमसे की थी, और इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता। बात हमारे से इसलिए की थी कि भाई हमारी जो सामग्री वहां पड़ी है, हमारा जो एनरिच यूरेनियम है, ये है वो हमें ले जाने दो। उसका अभी जो नुकसान हो गया तो हो गया, जो नहीं हुआ उसको हम निकालना चाहते हैं, इससे पहले कि बिल्कुल फ्लैट कर दें। तो आप कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वहां पे गोलाबारी मत करिए। तो इसीलिए हमने ये अग्री कर दिया कि भाई हम जो फाइटिंग वहां चल रही है, बमबारी चल रही है, उसको कुछ देर के लिए हम रोक देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका, लेकिन जो बम्बार्डमेंट हो रही थी उसको रोक देते हैं। मेरा ये मानना है कि इसके कारण ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं कि मैंने रुकवा दिया, नहीं तो वहां पे न्यूक्लियर वॉर हो जाती। ये बकवास करते हैं। न्यूक्लियर वॉर ऐसे थोड़ा होती है कि आपने एक बॉम्ब फेंक दिया, मैंने एक बॉम्ब फेंक दिया, ये बच्चों का खेल नहीं है। न्यूक्लियर वहां पे जो है कॉन्फ्रंटेशन हो जाता दोनों देशों के बीच में। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, और अमेरिका अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करने देता भारत के अगेंस्ट। सो मेरा ये मानना है, और जो आप कह रहे हैं कि लोगों को कुछ हद तक समझ आ रहा है कि ये सब कुछ जो वहां हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो अमेरिका की सामग्री थी, और इसके अंदर अमेरिका का हाथ है। अब आप ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका के जो क्षमा कीजिए, पाकिस्तान के जो राक्षस मंत्री हैं, क्या नाम है उस आदमी का, भूल गया, जो रक्षा मंत्री, राक्षस मंत्री, उसने कहा था कि 30 साल से तो हम पाकिस्तान की सारी बदमाशियां हम खुद करते थे, और हमने क्यों किया एटसेट्रा, उसका कुछ नहीं बोला। और फिर अब ये क्या नाम है इसका, फूल मार्शल पिंजरे वाली मुनरिया, हाँ वही पिंजरे वाली मुनरिया जो है, फूल मार्शल मैड मुल्ला मुनीर, वो उनकी परेड में भी जा रहा है जो राष्ट्रीय दिवस पर होती है 4 जुलाई को। तो वहां पे उसमें कोई कुछ खास बात नहीं है, बुला लिया तो बुला लिया। हो सकता है उसको इसलिए बुलाया कि तू बकवास मत करियो कि ये सारे चीन के, ये सारे अमेरिका के चीजें थी, अमेरिका की सामग्री थी जो वहां रखी हुई थी। तो आजा देख ले, हमारी परेड देख ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लोगों को भी बुलाते हैं, हमारे लोग भी वहां जाते हैं, मैं भी जब पोस्टेड था कई बार गया था, तो इसमें कोई ज्यादा भांगड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये संदेश जरूर देना चाह रहा है पाकिस्तान कि अब हम जो है अमेरिका के दोस्त बने, और अमेरिका हमारे साथ अपने संबंध मजबूत करे। अमेरिका भी ये मैसेज देना चाहे। एक थोड़ा सा इतिहास मैं बता देता हूँ कि 1950s, अर्ली 50s में पाकिस्तान की स्थापना के कुछ समय बाद एक होता था जनरल अयूब खान, बाद में उसने अपने आप को भी फील्ड मार्शल बना दिया। वो बेवकूफ भी गया था
अमेरिका। और वहां पे अमेरिकन जो मिलिट्री वाले थे, एडवाइजर्स और जनरल्स, उन्होंने कहा साहब हमारे सिपाही यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। ये उसने कहा देखिए मैं ये देखने नहीं आया कि आपके सिपाही कहाँ रहते हैं, सीधी बात ये है आपको मेरी जरूरत है, मेरे पास फौज है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दो, मेरी फौज आपकी फौज है। ये पहली बार उसने साफ किया। और फिर वहां पे उस समय एक बड़ा बेवकूफ सा अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, जॉन फॉस्टर डलिस, तो उसको डलिस कहते थे। तो उसने किसी मीटिंग में लोगों से कहा देखो जी अब हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि ब्रिटिश लोग ने मुझे कहा है कि जो गुरखा हैं सिपाही ये बहुत अच्छी तरह लड़ते हैं। तो किसी ने कहा साहब गुरखा ना तो भारत के हैं ना पाकिस्तान के, नेपाल के हैं। तो डलिस कहता है अरे क्या फर्क पड़ता है, कहीं के भी हो लेकिन गुरखा मेरी तरफ होने चाहिए। बेवकूफ था, अकल नहीं थी। तो उस समय फिर पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया, सीटो कहते थे, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 50s में उसको बना दिया एक सदस्य, जबकि साउथ ईस्ट एशिया के साथ पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं था, वो कोई रोल नहीं है, लेकिन सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान का म्यांमार के साथ बॉर्डर था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। बनाया गया कि देखो हम पैसे दे रहे हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी जिस्मों की, बॉडीज की, क्योंकि अमेरिका अपने लोग नहीं खोना चाहता, उस समय वियतनाम का जंग शुरू नहीं हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध में बहुत उसका नुकसान हुआ था। आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो 25-30 एक महिला बच्चे पैदा कर देती है, 10-20 मर गए और पैदा कर देगी, कौन सी बड़ी बात है। ये तो ही कहानी उस समय अमेरिका ने फिर पाकिस्तान के साथ ये दोस्ती की, और जो आज आप देख रहे हैं, मैंने देखा है कि पहले ये दोस्ती हुई अयूब खान के टाइम, फिर अयूब खान तो बन गया था बाद में प्रेसिडेंट, अपने आप को फील्ड मार्शल कहता था, दोस्ती हुई, उसके बाद फिर दुश्मनी हो गई, उसके बाद सोवियत संघ का हमला हुआ, फिर नजदीकी हो गई, फिर सोवियत संघ टूट गया, फिर दूरी हो गई, फिर तालिबान आया, फिर नजदीकी हो गई, फिर तालिबान चला गया, दूरी हो गई, अब फिर से नजदीकी है। क्योंकि मेरा मानना है फिर से कि अगर अमेरिका ईरान को ठोकना चाहता है तो शायद वो पाकिस्तान में जो उसका सामान है उसका प्रयोग करेगा, वहां पे लिसनिंग पोस्ट सुनेगा वहां से कि क्या हो रहा है, अपने मशीनें लगाएगा देखने के लिए, और फिर उसी टाइम पे अफगानिस्तान का भी प्रयोग करेगा, क्योंकि वहां उसने काफी सामग्री, आपको मालूम है जब दौड़े थे अमेरिकन, बहुत कुछ छोड़ के चले गए थे तालिबान के पास कि टाइगर लोग ये हम छोड़ के जा रहे हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी हमें दे देना। ये असली कहानी है। तो जो रेडिएशन लीक हुआ वो तो कंफर्म है, और फिर जो टर्किश प्लेन आया वो भी कंफर्म है। अगर ये सारे डॉट्स जो होते हैं, बिंदु जो हैं, इनको आप जोड़ दें तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर उसका था फैसिलिटीज, वो सब खत्म हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जब बॉम्बिंग हुई उससे पहले तो उनका हर नेता, हर ड्राइवर, हर सिपाही हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये करेंगे। अब कोई नहीं बात करता उसकी। हमने उनकी पानी भी, इंडस वाटर ट्रीटीज को हमने सस्पेंड कर दिया, उनके पास पानी नहीं जाएगा, कुछ देर के बाद बहुत बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं कह रहा। ये कहता है मुल्ला जो है, मैड मुल्ला मुनीर की एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर तो हमने भी कहा था कि आतंकी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो उसमें दम नहीं है कुछ करे। अब अमेरिका जाके हाथ पैर जोड़ेगा, भाई किसी तरह से भारत को समझा लो कि मुझे पानी दे दें तो मैं मर जाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई डोंट थिंक वी शुड बी टू वरीड, हमें ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है। एक चीज मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि कोई भी न्यूक्लियर स्टेट, उसका इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल अगर बर्बाद हो जाएगा और तबाह हो जाएगा, तो इतना सब कुछ कामली कैसे कर रहा पाकिस्तान, और दुनिया में कैसे ये चीज छिपाई जा सकती है? क्या कोई तो लिखेगा, कोई कहीं बोलेगा, ये मैं कह रहा था। अभी मैं बता रहा हूँ, 1 साल रुक जाइएगा, व्हाइट हाउस से कोई ना कोई किताब लिखेगा, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिखेगा किस तरह से इन्होंने बचाने की कोशिश की थी। पूरी तरह से उसके न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं हमला हुआ, जो वहां रखा हुआ था, वेपन्स को एक जगह नहीं रखते। अगर आपकी यहाँ पर न्यूक्लियर आर्सन जो असला है, तो वेपन कहीं और होता है, मिसाइल कहीं और होती है। असले को जो है आप अपने न्यूक्लियर हथियार के अंदर डालते हैं, हथियार को मिसाइल के ऊपर चढ़ाते हैं, टोपी पहनाते हैं, फिर मिसाइल चलता है। वो तीनों जगह अलग अलग होती है। जो चगाई हिल्स में, जो मेरा मानना है नूर खान बेस में जो हुआ है, जिसको पहले चकलाला एयरफोर्स बेस कहते थे, वो वहां पर सामग्री रखी हुई थी, एनरिच्ड यूरेनियम। और कुछ साल के या 1 साल के अंदर आप देखेंगे अमेरिका में तो कोई बात छुपती नहीं है, वो बाद में उसका खंडन करते रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई जर्नलिस्ट किताब लिखेगा किस तरह से अमेरिका को नुकसान हुआ। फिर उस नुकसान को छुपाने के लिए उसने पाकिस्तान को पुछ पुछ पुछ, डार्लिंग डार्लिंग, भाई भाई, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर करना शुरू कर दिया। और फिर ये सूट भी करता है मैकडोनाल्ड ट्रंप को। उसके 2 चीजें उसके सामने, एक अमेरिका को फायदा हो तो मैं तैयार हूं, दूसरा मेरी अपनी फैमिली को कुछ फायदा हो, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो बेसिकली ये बात है सर। इससे ज्यादा आप कुछ मत देखिएगा कि वो मुल्ला मुनीर को बुलाया है अपनी नेशनल डे परेड में, तो बहुत से लोगों को बुलाते हैं।
सर लेकिन मतलब जैसे वहाँ के जनरल ने ये कहा कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में बहुत फेनोमेनल काम कर रहा है और वो देश जो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारता है वो यूएस कह रहा है, तो यूएस पॉलिसीज में जो ये शिफ्ट आया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ये क्यों आया है? क्या एक कारण ये भी है कि भारत अब हो सकता है कि F-35 ना सोच के Su-57 की तरफ चला जाए? वो कोशिश तो कर रहा है अमेरिका हमें अपने हथियार बेचने की, हमने ज्यादा नहीं लिए क्योंकि कभी भी हो सकता है वो प्रतिबंध लगा दे, कोई ऐसी स्थिति बन जाए। पहले भी किया उन्होंने प्रतिबंध हमारे अगेंस्ट, 65 में लगाया, 71 में लगाया, 1998 में। सोवियत संघ और रूस ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया, ये चीज जानने वाली है। और हमारा भरोसा लेवल, ट्रस्ट लेवल बड़ा हाई है, इनके साथ नहीं है। बाकी जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा बड़ा वफादार पालतू है, हमारी मदद करेगा, उसको कहने का ये मतलब है कि जब हम आतंक पे हमला करेंगे आप भेजिए, मैं नहीं भेजूंगा अपने लोगों को मरने के लिए, आप भेजिए, क्या फर्क पड़ता है। जो अयूब खान ने उस वक्त कहा था मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, बस पैसे दो और वो फौज आपकी फौज बन जाएगी। तो मर्सनरी आर्मी आज भी बिल्कुल वही रवैया है। और एक चीज मैं और बता देता हूँ सर, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। अल्टीमेटली पाकिस्तान चाहता क्या, पाकिस्तान का जो खौफनाक सपना है वो क्या है, वो भारत है। मेरे लिए पाकिस्तान सपना नहीं है, कोई खौफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को ये बता दिया है, कन्विंस कर लिया है कि देखिए मेरे पास फौज है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो मुझे फौज के लिए और पैसे चाहिए क्योंकि मेरे पास दुश्मन है। हम जब अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करते हैं, सामग्री खरीदते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा नेबरहुड थोड़ा सा इस समय कमजोर है, चाइना एक तरफ बैठा है एक्सेट्रा, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उनके लिए सिर्फ भारत है। तो जस्टिफिकेशन यही है कि अगर इतनी बड़ी आर्मी हमने रखनी है, जब, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ फिगर्स, इसको आप जरा देखिएगा, क्षमा कीजिए, मैं जरा ये पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मैं इसी को आज ही देख रहा था, तो बड़ा मजेदार चीज है कि कहाँ गया इसका, ये अभी देखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये था कि जब पाकिस्तान बना तो उसको 20% से कम वो धरती मिली थी, एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 15% रिसोर्सेज और 33% फौज। तो अगर आपके पास फौज इतनी बड़ी है, धरती कम है और आपके पास जो है वो नहीं है सामग्री एटसेट्रा, तो फिर तो आप बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए क्योंकि इतनी बड़ी फौज थी, 33%, 1/3 ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, आपको जस्टिफाई भी तो करना है, इतनी फौज किस लिए चाहिए, तो आपने कहा जी भारत मेरा दुश्मन। ये बेसिक लॉजिक है। और एक चीज और कहता हूं, 25 करोड़ की उनकी आबादी है, सब मेरा मानना है, और जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा समुदाय है, लेकिन एक पाकिस्तानी बच्चे के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि अपने आप को उड़ा दे और 2-4 काफिरों को साथ ले जाए। ये बचपन से उसके मन में घोल दिया जाता है। और अगर मर गया तो उसकी अम्मा को तंजीम आती है, 10,000 रुपए देती है कि वो बच्चा दे, तो 25-30 और पैदा कर लेगी, क्या फर्क पड़ता है, वो दे देती है। तो ये वहां का मानसिकता जो है, और ये बदलेगी नहीं, इसको आप सुनिए। जो लोग कहते हैं एंगेज विद पाकिस्तान, मैंने कहा अंगूठी खरीद लो, एंगेजमेंट की भेज दो उसको, ये उनके माइंड में है, जिहादी माइंडसेट। मैं ये कहता हूं क्या है कि द मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड, मन की मिलिटराइजेशन है, जिहाद जिहाद आइडे क्षमा कीजिए, जिहादिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल। नहीं तो अगर किसी के पास आत्मा है, मन है, हृदय है, वो ऐसे 26 लोगों को धर्म के आधार पर नहीं मारेगा। सर नहीं मार सकता। ये जो अभी जो अमेरिकी जनरल साहब ने जो कुछ कहा है और उसके बाद ये टैरिफ तो चल ही रहा था, और तो अब आपको क्या लगता है इंडिया यूएस रिलेशंस जो हैं वो किस तरफ बिल्कुल जा फर्क रहे नहीं हैं, या पड़ेगा, फिर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका धंधे वाला देश है। ये जो अभी मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब है, उनको धंधा चाहिए, या उसकी फैमिली का धंधा हो, वो क्रिप्टो करेंसी में इसको उसके, या फिर अमेरिका को वो हथियार बेचेगा, एक देश को भी बेचेगा, उस देश के दुश्मन को भी बेचेगा, सीरिया को भी बेचेगा। कल तक तो सीरिया वाला जो आजकल राष्ट्रपति बना फिरता है, बहुत भयंकर टेररिस्ट आतंकी था, अब तो डार्लिंग कितना हैंडसम, स्वीट हार्ट बन गया वो उसका, डोनाल्ड ट्रम्प का। सऊदी अरेबिया को भी बेचेगा, इराक को भी बेचेगा, ईरान को भी बेचेगा, यूएई को भी बेचेगा, यमन को भी बेचेगा। यमन तो खैर अभी झगड़ा चल रहा है, शायद उनसे उनको भी बेचना शुरू कर दे। मैं तो हैरान नहीं होऊंगा कल ईरान के साथ, वो डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट तो ईरान को भी हथियार बेचने शुरू कर दिया। उनका कोई दीन धर्म नहीं है। मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब का मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक ही उनका लक्ष्य है कि अमेरिका को फिर से अमीर बनाना जाए। तो अमेरिका का काफी हद तक उसकी आर्थिक चोट लगी थी, लेकिन वो अब चाहता है कि सारी इंडस्ट्रीज वहां आए, मैन्युफैक्चर करें। ये तो बेवकूफी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सब लोग वहां आए, आपकी महंगाई इतनी है वहां पर, लेबर कॉस्ट इतनी आई नहीं आएगी।
और एप्पल भी, आपको पता है क्या हुआ है लॉस एंजलिस में, जो वहां पे इस समय राइट्स चल रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो भारत आना चाहता था, डोनाल्ड ट्रम्प बोला खबरदार सर वहां तो मैं ये तो नहीं सर मैं कह कुछ रहा था मुझे कि उसका आइडिया ये है कि जो इंडस्ट्री है जो अमेरिका छोड़ के चली गई थी जब चीन आया, वो अमेरिका वापस आनी चाहिए। नो प्रॉब्लम विद सर दैट, तो अगर ले सकते हो एक चीज एक चीज जैसे मुझे ये समझना था कि अगर पाकिस्तान अभी वहां, आपको पता है पूरी पूरे डिप्लोमेट्स की टीम गई हुई है यूएस, वो कह रहे हैं कि जी एक साथ 80 प्लेन भारत से उड़े थे, हर प्लेन में 5-5 मिसाइल था, मतलब कि 400 मिसाइल्स के साथ भारत आया था। हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जो हम उनका मुकाबला कर सके, अमेरिका को हमें वो देने पड़ेंगे। तो अमेरिका अगर पाकिस्तान को वो हथियार देता है या डिफेंस इक्विपमेंट देता है, तो भारत को जो जो कुछ भी अगर हम प्लान कर रहे हैं यूएस से लेने के लिए, जैसे सीधा ऑफर था पिछली बार ट्रंप का कि भाई आप हमसे F-35 ले लीजिए, तो भारत को तो फिर सोचना पड़ेगा कि हम यूएस के का वेपन लें या ना लें। हम लोग सोचेंगे इस आधार पर कौन सा वेपन अच्छा है। राफाल हमने क्यों खरीदे थे, हम लोग इसलिए पॉलिटिकल रीजंस के लिए नहीं लेते। हम देखते हैं कि हमारी फौज के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, और जिसकी कीमत भी ज्यादा ना हो। पाकिस्तान ने तो देख लिया चीनी माल खरीद के, चीनी माल सस्ता नहीं है। लोग कहते हैं सस्ता, पाकिस्तान तो ठगता है उसके ऊपर। पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं था, अमेरिका भी उसको देने को तैयार नहीं था। चीनी माल लिया, वो सब गिर पड़े वो सारे। तो हम हमें जो कह रहे हैं कि F-35 खरीदो, अमेरिका की मैं एक चीज बताता हूँ, समस्या जो है वो बीते हुए कल में जीता है कि जब मैं अकेला विश्व पावर था तो मैं फलानी देश को बोलूंगा कि भाई तेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, फिर भी तू हाँ, मेरे सब मेजर यही देश दिक्कत है, कि मेजर यही जी दिक्कत। हुजूर। अब वो जमाना चला गया। भारत, आज का भारत किसी का नौकर नहीं है सर। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप से, और वो ये है कि हम पहले कहते थे इनडिसाइसिव इंडिया, अंग्रेजी में इनडिसाइसिव इनसिक्योर इंडिया। आज वो बन चुका है ब्रेव भारत बहादुर। ये किसी की बात नहीं सुनता है सर। तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था दुनिया की, हम चौथी कहते हैं लेकिन मेरा मानना है, मैं अर्थशास्त्री हूं, कि हम जर्मनी से आगे निकल गए। थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। हम डेवलपिंग जो विकासशील देश हैं, जो क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल साउथ, उसके सब लोग हमें नेता एक्सेप्ट करते हैं, वहां के लोग। तो फिर आपकी एजुकेशन देखिएगा, कितनी 60,000 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, 15 लाख स्कूल हैं आपके पास। ये सारी चीजें दुनिया देख रही है, और दुनिया में आपको बता देता हूं सर, इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो अपने आप को कुछ काफी हद तक परेशान समझते हैं, क्योंकि कब मालूम भारत बिगड़ जाए। अब भारत को कंट्रोल करना नामुमकिन है, नहीं कर सकते। सर आज एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे, उनका एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा ट्विटर पे वायरल हो रहा है। सामने वाले ने पूछा कि भाई रशिया को कमजोर करना था यूएस का मोटो, तो उन्होंने कहा हाँ रशिया मजबूत हो रहा था तो यूएस को रशिया को कमजोर करना था। फिर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया मजबूत होता है तो उस पर वो अर्थशास्त्री बोलता है कि जिस दिन इंडिया मजबूत होने लगेगा तो यूएस चाहेगा कि इंडिया को मजबूत ना होने दिया जाए, उसको रोका जाए। ये ट्विटर पर वो हिस्सा आपको दिख जाएगा, बहुत ज्यादा वायरल है मैं आजकल। देखूंगा। मैं ये तो उनकी, हम वही तो बात कर रहे थे अभी, कि वो डरते हैं उभरते हुए भारत से। अब ये नहीं है कि हम इमर्जिंग देश हैं, हम इमर्ज्ड हैं सर। दुनिया के टॉप 4 देशों में से हम माने जाते हैं। कोई भी देख लो, चाहे डिप्लोमेसी देखो जो चाणक्य ने कहा था, चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एजुकेशन, हर चीज में, और लीडरशिप। लीडरशिप में तो हम बहुत, क्या कहते हैं, भगवान ने बहुत मेहरबानी की है कि आप उसको पसंद करें ना करें, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस जैसा नेता उस समय आया जब भारत को उसकी आवश्यकता थी। पूरी दुनिया में उनकी वाह है। अब भारत का कुछ ऑपोजिशन वाले ये कहेंगे वो कहेंगे, कहने दीजिए, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और क्या मैं कह सकता हूँ। लेकिन भारत आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं तो काम करता सर हूँ बहुत से लोगों के। जैसे हम लोग एज ए जर्नलिस्ट जब देखते हैं तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, बांग्लादेश की हालत आप देख ही रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका, जिसका डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई मोदी इज माइन ग्रेट ग्रेट फ्रेंड, अमेरिका और यूएस बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर होता है पूरी की पूरी ऐसा लगता है यूएस पॉलिसी बदल गई और पाकिस्तान की भाषा बोलने लगता है अमेरिका। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हाँ, कुछ इसको समय के कैसे लिए आम देश का आम नागरिक इस चीज को कैसे ले, कि अभी बोल रहा था दोस्त है, अभी पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, तो हमारे लिए जो आम नागरिक है वो इसको कैसे देखे? क्या ये परमानेंट है, टेम्पररी है, ये कितने समय हमेशा के लिए है?
समझ गया। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई चीज टेम्परेरी या परमानेंट नहीं होती, सबको बदलता रहता है। पाकिस्तान की जब स्थापना हुई थी, उस स्थापना की गई थी भारत को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिका ने हथियार दिए थे, बकवास करता है, सीटों पीटों में जाके और सेंटों में जाके लड़ेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए था उन हथियारों से? भारत के ऊपर प्रेशर डालना। अमेरिका को क्या चाहिए था? मुझे पाकिस्तानी जिस्म चाहिए, जाके मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भंगड़ा करते हैं जब लोग मर जाते हैं इनके। तो ऐसा देश मुझे चाहिए ना जिनके लोग मरे मेरे लिए। और पाकिस्तान को चाहिए था भारत पे प्रेशर डालना। अब जो अमेरिका की नीति है, इस समय तो डार्लिंग डार्लिंग, आपको तो पता है कि जब जियाउल हक खत्म हो गया था, उसके बाद सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में गए, तो फिर जो पाकिस्तान था वो डार्लिंग डार्लिंग बन गया। सोवियत संघ चला गया, वहां से फिर गधे गधे बन गए। उसके बाद तालिबान आ गया, फिर से डार्लिंग डार्लिंग बन गया। वो चले गए, फिर गधे बन गए। और अब जो है फिर से कुछ करना चाहते हैं तो डार्लिंग डार्लिंग बन गया। ये तो बदलती रहती है पॉलिसीज, इस पे भरोसा आप ना करिए। सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं उन पे कोई प्रिडिक्टेबिलिटी, एक ही प्रिडिक्टेबल चीज है कि टोटली अनप्रिडिक्टेबल। आज कुछ कहता है, कल कुछ कहेगा, कभी इससे लड़ता है, कभी उससे लड़ता है। लेकिन अमेरिका को ये मानना, अब शायद वो मानेंगे, नहीं मानते तो भी कोई, इट डजंट मैटर टू मी, मानना पड़ेगा कि अब वो अकेला सुपर पावर नहीं है। बहुत से और देश हैं जो ऊपर आ रहे हैं और जो उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जिस दिन उसने तो स्वीकार किया, ये चीज अमरीकियों को कब समझ आएगी सर? 1 करोड़ साल के बाद, 1 करोड़ साल के बाद। भाई जब आप तो रहे हैं नंबर, आपको पता है अंग्रेजी में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में क्या कहते थे? द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। वो कहते थे कि सूरज जो है कभी डूबता नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य में। पता है क्यों? क्योंकि अंधेरे में भगवान भी भरोसा नहीं करता ब्रिटिश लोगों पर। तो इसीलिए सूरज को कभी डूबने नहीं देता था कि गोरे तो छल कपट में विश्वास करते हैं। तो ये बहुत टाइम मतलब लगता सर ये जो सब जो बात आप बता रहे हो, ये सब सुन के मतलब गूज़बम्प्स जैसे हैं कहानी। है। थैंक तो यू। क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले समय में और मतलब हमेशा के लिए हमने पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर ब्लफ था, वो आपने हमेशा वो के लिए कम कर खत्म दिया, कर दिया? वो 100% खत्म। आजकल कोई बात ही नहीं करता उनकी। मुल्ला भी तो यही कहता है ना कि मैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो वॉर में तू क्या करेगा? अगर बैठ के, अगर मुल्ला का दिमाग है तो जाके मस्जिद में बैठ के कुरान लेके बैठ जाएगा, बोलेगा अच्छा भाई मैं 4 बॉम्ब फेंक देता हूँ, मैं दिल्ली को और मुंबई को मैं बहुत नुकसान दूंगा, चलिए 20 साल 30 साल हमको लगेंगे, लेकिन आपका देश तो फिर 1 करोड़ साल के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे नुकसान जरूर होगा और अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं सर। सीधी सी बात बता देता हूँ, मैं तो रहा हूँ ना वहां, यूरोप में भी रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है? कल श्रीलंका में तमिल और जो वहां के हैं बुद्धिस्ट एक दूसरे को ठोकने लगे तो पेरिस में किसी को तकलीफ होगी? अगर मैं और आतंकिस्तान के लोग 50,000 उनके मर जाते हैं, कुछ मेरे मर जाते हैं, आपका क्या हाल है? या अर्जेंटीना में किसी को तकलीफ होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा होता तो मैं हूं कि मेरा पड़ोसी है, क्या फर्क पड़ता? आपको क्या ख्याल है सर? आप रात को सोते नहीं है कि देखो जी यूक्रेन के इतने लोग मर गए? आपको तो नींद वैसे ही आती है। तो जब इमीडिएसी होती है, आपके अपने इलाके में होता है, फिर आप ध्यान देते हैं, अदरवाइज यू डोंट केयर। वही पूरी दुनिया की कहानी है। मेरा मानना है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखें, सबसे विनती से यही कहूंगा सर, हाथ जोड़ के, कि भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से। और इस देश में बहुत ताकत है सर। आई कंक्लूड बाय सेइंग, आपको याद होगा वो कहानी जामवंत की जो मैं अक्सर बात करता हूं, जब हनुमान बड़े परेशान थे, डिप्रेशन में थे, कैसे जाऊं उस द्वीप में जहां पे सीता माँ को कैद कर रखा था, तो भालू जामवंत आया था, जिनको मैं अपनी छाती पे पहनता हूं, अंदर इमेज है मेरे पास जो मैं पहनता हूं हमेशा छाती पे। तो उसने कहा कि हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपने आप पर भरोसा कर। एक छलांग लगा के वो वहां पहुंच गया और फिर उस द्वीप से वापस आने से पहले वहां के महल में आग लगा दी। अब आप समझ जाए सर कि 5 साल पहले 2019 में आपके प्रधानमंत्री ने पतन गुजरात में क्या कहा था? हमारा सिद्धांत है, मारेंगे घर में घुस के। यही ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया। ये भारत का सिद्धांत है। इंडिया गया, अब भारत है सर। इससे पंगा, दलेर मेहंदी ने क्या गाना था, पंगा ना लेना इसके साथ, नहीं तो ये बहुत मारेगा। पीएम साहब ने तो कहा था अगर अभिनंदन को ना छोड़ते, कुछ अमेरिकन लोग कह रहे हैं 9 मिसाइलें लगा रखी थी, पीएम साहब ने ये भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, लोग भूल जाते, उन्होंने कहा था अगर नहीं छोड़ते तो वो कत्ल की रात होती। और मैं तो बाद में बताऊंगा वक्त आने पर कि मैं क्या करने वाला था, लेकिन वो सब जाते फिरते रोते सबके सामने कहते मोदी ने बहुत मारा था। So you know these तो मैं are सर एक लास्ट सवाल, खत्म करते हैं इसको। जी सर मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हैपनिंग है। संभव है कि जैसे यूएस कह रहा है कि
इजराइल शायद अब एक कोई फाइनल कॉल लेने जा रहा है, उसको लग रहा है कि शायद ईरान ने बहुत कुछ न्यूक्लियर अचीव कर लिया है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट में, यूरेनियम इनरिचमेंट में, उसको रोकने की ख्वाहिश है। दूसरा, ट्रंप जो कह रहे हैं वो बहुत अलार्मिंग है क्या, और इसमें हमारा क्या स्टांस होना चाहिए भारत का? हमारा हमारा स्टांस बिल्कुल सही है कि देखिए, ये आपस की आपकी समस्या है, हम कुछ नहीं कहेंगे। ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा खास दोस्त है, हमारी बहुत मदद करता है। अगर आपको खतरा महसूस होता है ईरान से, फिर वो करिए जो आपको करना चाहिए। और ये जो गाजा की बात हो रही है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं वहां रिवियरा बना दूंगा, बाय द वे मैं गया हूं उसे, बड़ा खूबसूरत है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई थी, उन्होंने खराब कर दी, नहीं तो समुद्र की लहरें आती हैं। गोवा से नंबर 2 है, गोवा तो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है, तो बिल्कुल वैसा है। वो बनाना चाहते थे वहां पर कुछ। तो मेरा अपना मानना है कि ये धमकियां देता है, धमकी तो बहुत देर से देता रहता है। पहले तो नॉर्थ कोरिया को भी धमकी देता था, इसको भी देता था, फिर दोस्ती कर ली वो टिंग टोंग लुंग जो भी उसका नाम है, फिर चीन के साथ दोस्ती होगी, डार्लिंग डार्लिंग टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग, अब फिर दुश्मनी हो गई। तो ये चीजें रोज रोज बदलती हैं। भारत को एक चीज है सर, जो पीएम साहब ने कई अपने विशेष सलाहकारों को कहा, मैंने भी उनको कई मीटिंग में कहते हुए सुना है कि उनका काम, जो लोग आलोचना करते हैं हमारी नीतियों की और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, और विदेशों में जाके भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका काम है आलोचना करना, हमारा काम है आगे बढ़ना। भारत को कोई रोक नहीं बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद दीपक सर। सकता।